जी का है। किसका है? गोपाल दास जी बरेली। ये आ सकता है ना कि यह ग्रंथ खालिस्तान में आ सकता है, सही जोड़ी में आ सकता है कि यह अमृतचंद्राचार्य जी से लिया गया है, ऐसा आ जाए। तो इसलिए अपने को क्या रखना है इसका कि यह ग्रंथ किसका है? गोपाल दास जी बरैया जी का है, जिसमें प्रश्नोत्तर के रूप में जिनागम के चारों अनुयोगों का सार समेटा गया है। ठीक है, इसमें कुल 671 प्रश्नोत्तर संकलित कितने हैं? 671 है ना। अभी आए कितने हैं? 46 है ना। अभी 46 आए हैं और हैं कितने? 671। जैन सिद्धांत प्रवेशिका अनेक स्थानों के द्वारा प्रकाशित की गई है। हमने अपने अध्ययन में मंगलायतन तीर्थधाम अलीगढ़ द्वारा प्रकाशित पुस्तक को लिया है। कहाँ की है ये पुस्तक? मंगलायतन अलीगढ़। मंगलायतन अलीगढ़ वाली है। ठीक है, पुस्तक के 671 प्रश्नोत्तरों को 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है। कितने अध्याय में है वो? 5 अध्याय में। ठीक है, फिर इसमें क्या कहा? द्रव्य गुण पर्याय, फिर है कर्म का स्वरूप, है ना, कर्म का स्वरूप, जीव की खोज और मुक्ति के सोपान और अधिगम के उपाय। तो अभी पहला जो था वह क्या था? द्रव्य गुण और पर्याय। तो द्रव्य गुण पर्याय में लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए कहा पहले अध्याय का नाम क्या है? द्रव्य गुण पर्याय। पहले अध्याय का नाम क्या है? द्रव्य गुण पर्याय। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्म का स्वरूप। दूसरे अध्याय का स्वरूप। तीसरा अध्याय क्या है? जीव की खोज। तीसरे अध्याय का नाम जीव की खोज। चौथा है मुक्ति के सोपान। फिर क्या है? मुक्ति के सोपान। और उसके बाद लास्ट क्या है? अधिगम के उपाय। लास्ट क्या है? अधिगम के उपाय। अधिगम के उपाय। ऐसे ये कितने अध्याय हो गए? 5 अध्याय हो गए। नाम याद हुआ? फिर से बोलिए। नंबर 1 द्रव्य गुण पर्याय। अधिगम के उपाय में न्याय से आधारित ग्रंथ प्रश्न उत्तर आएंगे। ठीक है, ये आपका पूरा बता दिए कि क्या क्या आने वाले हैं 5 अध्याय में। ठीक है, तो 5 अध्याय में अभी आपने कौन सा अध्याय पढ़ लिया है? पहला अध्याय हो गया है, उसका नाम क्या है? द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय। यहाँ यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि जैन सिद्धांत प्रवेशिका न सिर्फ स्वाध्याय से नए जुड़े साधर्मियों में उपयोगी है, अपितु पहले से स्वाध्यायी मुमुक्षुओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इसमें उनकी अनेक शंकाओं और भ्रांतियों का समाधान है। अनेक शंकाओं और भ्रांतियों का क्या मिलेगा? वहाँ पर समाधान मिलेगा। देखिए आगे देखते हैं आप। में जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, द्रव्य गुण पर्याय की मुख्यता से विवेचन किया गया है। वास्तव में इस संपूर्ण लोक में द्रव्य गुण और उनकी पर्यायों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अपन सोचते हैं कि कुछ भी चीज़ बताइए, आप पूछिए कोई भी वस्तु है तो वो वस्तु में विशेष रूप से अपने को क्या मिलने वाली है? द्रव्य गुण और पर्याय। जैसे आपने कहा कि हमको खंबा का विश्लेषण बताइए, कहाँ से आया? तो खंबा कहाँ से आया? खंबे में कौन थी? ईंट और सीमेंट। ईंट सीमेंट कहाँ? ईंट सीमेंट क्या है? ईंट सीमेंट क्या है? द्रव्य गुण है या पर्याय है? पर्याय। क्या है? पर्याय है। उसमें द्रव्य कौन सा है? ईंट सीमेंट में द्रव्य कौन सा है? ईंट सीमेंट में द्रव्य कौन सा है? जल्दी बताइए। कौन सा? पुद्गल द्रव्य में क्या है? मिट्टी। कौन है वो? मिट्टी। मिट्टी रूपी पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य के गुण कौन से हैं उसमें? स्पर्श रस गंध वर्ण है। और उस गुण के कारण ही पर्याय कौन सी है? ईंट और सीमेंट की पर्याय है। उसी से क्या बन गया है? स्थूल रूप से खंबा बन गया है। तो अब बताइए, खंबे में भी देखे तो कौन मिला? द्रव्य गुण और पर्याय। मतलब हर एक चीज को, जिस भी चीज को देखते हैं अपने को लगे कि नहीं हमको तो रसगुल्ला बहुत टेस्टी लगता है, खंबा खाएंगे क्या? कोई खाने के लिए तो क्या चाहिए अपने को? रसगुल्ला चाहिए, हलवा चाहिए। तो कहना है कि हलवा खाना हो या रसगुल्ला खाना हो तो वो दोनों चीज भी कैसी है? हलवा और रसगुल्ला दोनों चीज खानी है तो कैसी है वो? कैसी है वो? द्रव्य गुण पर्याय के अलावा वो भी कुछ नहीं है। वो क्या है? पर्याय है। क्या है वह? पर्याय है। और वो पर्याय कहाँ से आई है? उसको कौन सा गुण है? हलवा, जो हलवा बना है या रसगुल्ला बना है वो पर्याय है। और वो किस से बनी है? उसका द्रव्य कौन सा है? ये मावा है, पुद्गल है। और उसमें क्या है? स्पर्श रस गंध मिला है और उसी से क्या बन गया है? हलवा या
हलवा या क्या क्या बन गया है, रसगुल्ले बन गए। तो इसलिए हर एक इसमें जो कहा ना कि वास्तव में संपूर्ण लोक में, इसमें कह दिए संपूर्ण लोक में द्रव्य गुण और उनकी पर्यायों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लोक के बाहर सब और अनंत आकाश है। लोक के बाहर सब और क्या है? अनंत आकाश। अनंत आकाश है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, सबसे पहले कहते हैं अब लोक किसे कहते हैं, लोक का आकार और विस्तार कितना है। तो देखिए, कहाँ पाया जाता है उसे लोक या विश्व कहते हैं। बताइए, विश्व किसे कहते हैं? छह जाति के द्रव्यों द्रव्यों का समूह जहाँ हाँ, पाया 6 जाति के द्रव्यों का समूह जहाँ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 6 द्रव्यों का समूह। 6 जाति का द्रव्यों का समूह जहाँ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लोक या विश्व। उसे लोक या विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों के 6 जाति इसलिए कि वो अलग अलग जाति के हैं। जाति मतलब उनका उनकी विशेषताएं अलग अलग हैं। उनकी जो विशेषताएं है ना, विशेष गुण जो है वो अलग अलग है। जीव का विशेष गुण क्या है? नहीं भी लगाए, देखिए मैं बता रही ना, पेपर सरल रहेगा, उसी में लिखा रहेगा। थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, आप ये नहीं सोचो कि एक एक शब्द भी क्या कर, अपन उस पर चर्चा नहीं कर पाए कि ना तो खेद खिन्न होता है, अभाव को जो समझ लेता है उसकी खेद खिन्नता और ना भय और आशंका होती है। आगामी पर्याय क्या होने वाली है ये अपने को क्या है, ये अज्ञात का अंधकार है, इसलिए हम घबराते हैं और डरते हैं। घबराना और डरना नहीं चाहिए। हाँ, द्रव्यों के समूह को, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। बोलिए, विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को। जाति नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, बोलिए विश्व किसे कहते हैं? 6 जाति के द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब एक सा बोलिए, 6 द्रव्यों के समूह में विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। याद हो गया ना? अब क्या कि वो 6 द्रव्य अनंत आकाश, ये कौन है? ये जो अपन ने बनाया डिब्बा, ये कौन है? अनंत आकाश है। तो अनंत आकाश के बिल्कुल मध्य में कहाँ स्थित है? अनंत आकाश के बिल्कुल मध्य में। तो ये कहा कि अनंत आकाश के मध्य में सब ओर से अनंत विस्तार को प्राप्त आकाश द्रव्य के ठीक बीचों बीच, ये याद रखना, अनंत आकाश द्रव्य के ठीक बीचों बीच लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला कौन है? लोक है ना। कौन कौन से वाला? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला लोक है। ठीक है, तो ये इसका पूरा विस्तार तो कितना है? 343 घन राजू। इसका विस्तार कितना है? 343 घन राजू। ठीक, फिर उसके बाद नीचे से ऊपर की और नीचे चौड़ाई 7 राजू है। ये नीचे से कितनी है? ये कितनी है? 7 राजू। ठीक है, 5 राजू ऊपर, ये तो हुई 7 राजू की, और फिर इसके ऊपर यहाँ पर कितनी है? 5 राजू की। ठीक है, मैंने यहाँ लगा दी एक राजू, यहाँ 1 राजू है, वो यहाँ लगता है। यहाँ पर कितनी है? 5 राजू की। ठीक है, 1 राजू यहाँ है, वहाँ पर 5 राजू है। इधर से इधर तक कितना है? 5 राजू। ठीक, इधर कितना है? 1 राजू। ठीक, ये भी कितना है? 1 राजू। सबसे ऊपर का 1 राजू, इधर का 1 राजू, इधर का 5 राजू और इधर का 7 राजू। और इसका औसत निकालते हैं, यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का, तो वो होता है 3 राजू। वो कितना बनेगा? औसत निकालते हैं ना इनका। यदि औसत निकालते हैं कि इधर से छोटा छोटा यहाँ से बड़ा से छोटा होता जा रहा है, तो वो 3 राजू का औसत निकलता है। तो ऐसा 3 राजू उसमें औसत दिया। तो देखिए, याद हो जाएगा कि 343 तो क्या है? घन राजू। 343 घन राजू। नीचे से ऊपर की और नीचे चौड़ाई कितनी कही है? 7 राजू कही। ठीक है, 5 राजू ऊपर तक। 5 राजू कैसी है? वो ऊपर तक है। ठीक है, समान रूप से कम होती है। फिर क्या कहा? फिर ये 7 और 1 राजू। फिर उसके बाद क्या है? 1 राजू। फिर 1 राजू के बाद ये कुछ छूट गया, मुझे लगता है उन्हें कुछ लिखना रहा होगा तो रह गया कि यार
कितनी जगह एक राजू है वो बताना हुई है। 3 राजू ऊपर तक कैसी है वो घटती हुई है। इस तरह चौड़ाई का औसत 3 राजू है। तो ये चौड़ाई का औसत कितना आ जाएगा? ये औसत जो हो जाएगा ना चौड़ाई का, तो ये औसत कितना बनेगा? 3 राजू है। ये घटता हुआ 3 राजू है और औसत पूरा कितना निकलेगा? इतने का औसत कितना आएगा? 3 राजू आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा? लंबाई गहराई सब और 7 राजू। ये जो लंबाई गहराई है ना इधर नीचे अंदर तक के, वो सब कितना है? 7 राजू है। और फिर ऊंचाई कितनी है इधर से लेकर इधर तक? 14 राजू की है। इस प्रकार लोक का विस्तार 343 घन राजू का है। ठीक है। अब बता सकते हैं कि लंबाई 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 कितनी कही है? 14 राजू। लंबाई कितनी है? 14 राजू। और गहराई कितनी कही है? 7 राजू। और चौड़ाई कितनी कही है? 7 राजू, 5 राजू और घटती हुई एक राजू। और इधर क्या है? औसत घटता हुआ कितना है? 3 राजू का। यहाँ का भी कितना बनेगा? 3 राजू का। तो 3 राजू इधर है और 3 राजू इधर है। ऐसा। ठीक है। याद हो गया? कोई दिक्कत? कहते हैं राजू का माप कितना होता है। ठीक है। राजू किसे कहते हैं? राजू का माप कितना होता है? क्षेत्र मापने की सबसे बड़ी इकाई को राजू कहा जाता है। राजू किसे? भाभी को एक कॉपी तो दे दीजिए, आपने पढ़नी इकाई को। क्षेत्र मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? राजू कहते हैं। मतलब जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? राजू कहते हैं। एक राजू असंख्यात योजन का होता है। एक राजू कितने का होता है? असंख्यात योजन का होता है। ये ध्यान रहेगा। सबसे पहले क्या कह दिए? क्षेत्र मापने की सबसे बड़ी इकाई को राजू कहा फिर से बोलिए, राजू किसे कहते हैं? क्षेत्र मापने की सबसे बड़ी इकाई को राजू कहा जाता है। समझाई थी। एक बार फिर बताऊं कि ये आकाश है और इस आकाश में क्या करेंगे? अनंत भाग कर देंगे इससे। और अनंत भाग करने पर इसका जो एक भाग निकलेगा ओनली फॉर 1, उसको उसको उस एक भाग का क्या बनता है? इसलिए लोकाकाश बनता है। तो अब ये सोचिए कि अलोकाकाश कितना बड़ा है? उसका एक अंश उसका मात्र कितना आएगा वहाँ पर कि एक लोकाकाश का अनंतवा भाग। अंश नहीं कहेंगे उसको, क्या बोलेंगे? अनंतवा भाग। कि अनंतवा भाग क्या होता है? लोकाकाश होता है। ठीक है। अब इसके बाद लोकाकाश का अनंतवा भाग। बहुत बड़ा होता है उसका एक भाग। अलोकाकाश अनंत है ना, तो अनंत का भाग अलोकाकाश को क्या कहते हैं अपन? कि अनंत लोक आकाश की कितनी है? वो एक है, लेकिन कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी है। तो वो अनंत प्रदेशी होने के कारण उसमें कितना है कि वो अनंत हो गया। अब वो अनंत में आकाश का अनंतवा भाग क्या होगा कि उसमें अनंत भाग देंगे तो उसका एक भाग जो आएगा वो लोकाकाश होगा। ये तो अपन ने छोटा सा बना दिए, ये सबसे बड़ा है। आप ये समझिए कि इतने बड़े पूरे प्रांगण में एक इतना सा कोई बिंब रखा हो तो उतने बराबर का लोकाकाश है। लोकाकाश इतना छोटा है। अनंतवा भाग है ना, कितना है भाई? अनंतवा भाग। देखिए इसके बाद चलते हैं। अनंतवा भाग ही लोकाकाश है। अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या कहा? द्रव्य किसे कहते हैं? ठीक, ये प्रश्न याद हो गए। फिर से पूछ लूं, राजू किसे कहते हैं? क्षेत्र मापने की सबसे बड़ी इकाई को राजू कहते हैं। फिर उसके बाद एक राजू कितने योजन का होता है? फिर आकाश में कितने लोकाकाश किसे कहते हैं? आकाश के जितने भाग में लोग स्थित हैं वे लोकाकाश। लोकाकाश किसका? लोकाकाश का क्षेत्र कितना है? माप क्या है? अनंत। आकाश का अनंतवा भाग। क्या बोलेंगे उसको? आकाश का अनंतवा भाग। अब आगे देखिए, द्रव्य किसे कहते हैं? फिर से बोलिए, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह वस्तु को द्रव्य कहते हैं। ठीक, द्रव्य कितने कौन कौन से? जीव, उद्गत, धर्म, अधर्म, आकाश का। ठीक, इनमें 3 द्रव्य अपेक्षा से एक तथा काल द्रव्य असंख्यात है। इसका चित्र अपन ने बनाए थे, आप लोगों को याद है? कैसा बनाए थे? इनमें 3 द्रव्य अपेक्षा से एक और काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। ये बात पता है कि नहीं बेटा? आपको पता है द्रव्य कितने हैं? टेस्ट का धर्म द्रव्य कितना है? एक।
ऐसे लिखते हैं। ठीक, अधर्म कितना है? आकाश भी कितना है? एक। और काल कितने हैं? असंख्यात भी याद रखें तो चलता है। ठीक, तो ये 3 द्रव्य कैसे हो गए? एक एक। और काल कैसा है? असंख्यात। ठीक है, तो इसलिए कहा इनमें जीव द्रव्य चेतन लक्षण वाला है और शेष 5 द्रव्य अचेतन लक्षण वाले हैं। अब फिर इसका भी बनाएंगे तो क्या बनेगा कि चेतन और अचेतन। तो बोलिए अब यहाँ पर जीव कैसा है? चेतन है। अब इसके बाद उद्गल कैसा है? अचेतन। उद्गल इधर आ गया। धर्म कैसा है? चेतन में क्या चेतन में? इनको बोलने दीजिए बेटा, आप बोलिए। रक्षा, रक्षा नाम है ना आपका? हाँ, चेतन में है क्या? चेतन में धर्म द्रव्य अचेतन है, उसमें चेतन नहीं है, वो चलता नहीं है, चलने में निमित्त नहीं होता, दौड़ती कैसे हो? तो कौन है वो? चेतन है कि अचेतन है? चेतन है। ऐसे ही बस हाँ ना में ये कंफ्यूज किए जाएगा और कुछ नहीं होगा। धर्म द्रव्य चेतन है कि अचेतन है? वो अपने जैसे जानता है क्या? कॉन्फिडेंस। चलने में निमित्त जरूर होता है, लेकिन वो क्या नहीं करता? चलने में निमित्त। तो वो धर्म द्रव्य भी क्या है? अचेतन है। अचेतन है। अब अधर्म द्रव्य अपने को रोकने में निमित्त बनता है, तो वो कौन है? चेतन है कि अचेतन है? चेतन है कि अचेतन है? अचेतन है पक्का? सिद्धि को कंफर्म है? चलो, तो सिद्धि ने कह दी इसलिए उसको अधर्म में डाल दिया। अब इसके बाद बताइए, अधर्म हो गया। आकाश द्रव्य कितना है? आकाश द्रव्य चेतन है कि अचेतन है? वो भी कौन है? अचेतन है। ये हुआ अधर्म। अब ये हुआ आकाश। अब काल द्रव्य कैसा है? काल द्रव्य तो चेतन होगा। सारे के सारे एक तरफ आ रहे, अच्छे थोड़ी लग रहे, इधर भी कुछ रहना चाहिए। तो है क्या? चेतन है कि अचेतन है? बना रहना चाहिए। वो भी अचेतन है। तो अधर्म, आकाश और काल, ये सब क्या हो गए? अचेतन। अब यहीं पर देख लीजिए दूसरी चीज। अब बताना है आपको रूपी और अरूपी। यहाँ पर कौन है? रूपी। और यहाँ कौन है? अरूपी। चलिए बताइए, जीव द्रव्य रूपी है कि अरूपी है? देखो आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे। शरीर रूपी है कि अरूपी है? शरीर रूपी है कि अरूपी है? भाभी बताएंगे पीछे वाली। भाभी, शरीर रूपी है कि अरूपी है? क्यों रूपी है? आप आत्मा नहीं हो क्या? आप आत्मा हो ना, तो फिर आत्मा हो तो फिर आप शरीर में ही तो रह रही हो, तो दिख तो रहा है शरीर। तो रूपी हुआ कि अरूपी हुआ? है रूपी हुआ पक्का? आप बताना। रक्षा रूपी है? कौन है? जीव रूपी है। हाँ, जीव रूपी है, सही तो बात है। जीव, अपन चींटी को कैसे देखते हैं? चींटी जीव है, और जीव है तो दिखती है कि नहीं दिखती है? बस ऐसे थोड़े से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन रहते हैं और कुछ नहीं रहता है। जिसको समझदारी है वो अपने आप सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो जीव कहाँ आ जाएगा? रूपी में नहीं आएगा। कहाँ आएगा? अरूपी में आ जाएगा। जीव कैसा है? अरूपी है। अब पुद्गल कैसा है? पुद्गल कैसा है? रूपी है। धर्म कैसा है? अरूपी है। धर्म द्रव्य नहीं दिखता। अपन धर्म कर रहे, देखो ये पूरी जिनवानी दिख रही है, वो दिख रहा है, क्या कहते, थाली दिख रही है, डिब्बी दिख रही है, उसमें द्रव्य दिख रहे हैं, यही तो धर्म है। और ये धर्म कर रहे हैं, तो धर्म क्या हुआ? रूपी है कि अरूपी? अरूपी है। अधर्म कैसा है? भैया इतना पाप, इतना पाप, इतना पाप करते चले जाते हैं, और सबको पता है हिंसा भी क्या है, झूठ भी क्या है, पर वो दिखती नहीं है ना, यही अधर्म द्रव्य है। तो अधर्म द्रव्य कौन सा है? अधर्म द्रव्य कौन सा है? जो ठहरने में निमित्त होता है, वो वाला अधर्म द्रव्य तो अरूपी है। अब आकाश आकाश क्या है? सबको आकाश दिखता है, वो नीला नीला। रक्षा को पता ही नहीं है, हितैषी बताएगी। हितैषी बताना बेटा, आकाश दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता। और वो वाला आकाश दिख रहा है तो वो पुद्गल है पक्का। चलो, तो आकाश भी इधर आ गया। अब काल भी कैसा है? अरूपी है। आया समझ में? तो ये रूपी अरूपी बन जाएंगे सबसे। चलिए अब आगे चलते हैं।
परिणाम हाँ, घड़ी भी तो दिखती है, बात तो सही है, व्यवहार घड़ी वही बताती है। सूर्य को देख के भी तो समझ जाते हैं कि तो कितने अपन घड़ी से ही तो समझते हैं कि नहीं समझते। ठीक, चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये हो गया पूरा तीसरा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न क्या है?